जय हिंद दोस्तों। मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आर्गल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे, विराम चिन्ह। जहां से दोस्तों आपको बता दें कि हर एक एग्जाम में एक आध क्वेश्चन पूछ ले आते हैं और एकदम सिंपल होते हैं, फिर भी लोग उनको गलत करके आ जाते हैं, थोड़ा सा पता नहीं होता है या फिर किसी कारण। तो हम आज उनके बारे में बिल्कुल अच्छे से बात करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों इसको हम बिल्कुल अच्छे से देखेंगे और संपूर्ण तरीके से देखेंगे। इसी एक वीडियो में पूरे के पूरे हम विराम चिन्ह कवर कर लेंगे, ठीक है। उसके पहले बता दें कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों जो भी आपके यूपी ट्रिपल एस सी पेट के एग्जाम हैं या फिर यूपीएसआई लेखपाल वन रक्षक सबके लिए क्लासेस चलने वाली हैं और चल भी चुकी हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए चैनल पर बने रहिएगा, कहीं ऐसा ना हो दोस्तों कि आप बहुत कुछ मिस कर दो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। विराम चिन्ह, देखिए विराम चिन्ह है क्या। देखिए विराम क्या होता है, हम लोग काम करते हैं या फिर कोई भी चीज़ है दोस्तों, हम लोग काम करते हैं तो क्या होता है, देखिए दिन में काम किया, हमें विश्राम चाहिए, ठीक, रुकना पड़ता है, क्योंकि हम लगातार काम नहीं कर सकते हैं, हमारे शरीर में क्या थकावट होती है। तो विराम का मतलब क्या होता है, रुकना, ठीक है, ठहरना या फिर विश्राम करना, वही क्या होता है, विराम कहलाता है दोस्तों। उसी प्रकार से वाक्य में भी विराम की आवश्यकता पड़ती है। जैसे हम कोई सेंटेंस पढ़ते हैं दोस्तों, एक सांस में पूरा हम नहीं पढ़ सकते, ठीक है। तो इसीलिए कहीं कहीं पर दोस्तों विराम चिन्ह दिया था कि उस पर थोड़ा सा हम क्या करें, रुक जाएं, हल्का सा रुकें। ऐसे रुकने, देखिए फुल स्टॉप का होता है एकदम से रुक जाना, ठीक, अल्प विराम होते हैं, उप विराम होता है, तो उन सब चीज़ों का यूज क्या आता है कि कहाँ पे कितना रुकना है, वो सब चीज़ें कौन डिसाइड करता है, तो विराम चिन्ह डिसाइड करते। तो विराम का आप शाब्दिक अर्थ समझ गए होंगे कि विराम का अर्थ ही होता है कि रुकना, ठहरना, विश्राम करना, ठीक है, यही विराम होता है, ठीक है। चाहे वो हमारे सामाजिक जीवन में, जैसे हमारे जीवन में क्या है, हम लोग काम करते हैं, लगातार काम नहीं कर पाते दोस्तों, थोड़ी देर काम किया फिर क्या कहते हैं, थोड़ा सुस्ता लेते हैं, यानी कि विराम कर लेते हैं। तो उसी प्रकार से वाक्य में भी विराम चिन्हों का होना बहुत ही अति आवश्यक है। अब देखिए विराम चिन्ह का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो ये चीज आप समझिएगा, बहुत ही अच्छा है, ठीक है। देखिए विराम चिन्ह का प्रयोग, देखिए यदि विराम चिन्ह का प्रयोग वाक्य में सही ढंग से ना हो, समझ रहे हैं, यदि विराम चिन्ह का वाक्य में सही से प्रयोग ना किया जाए तो वाक्य क्या होगा, अर्थहीन हो जाएगा। पहली चीज क्या कहो, उसका अर्थ ही खत्म हो जाए, अस्पष्ट हो जाए, पता ही नहीं चले क्या कहना चाह रहे हैं, या फिर एक दूसरे का विपरीत हो जाए, ठीक है, एक दूसरे के विपरीत हो जाए। जैसे आपको एक सेंटेंस दिया गया भैया, क्या आपको एक सेंटेंस दिया गया कि रोको मत जाने दो, ये हमने कह दिया भैया रोको मत जाने दो, इसमें हमने केवल और केवल एक विराम चिन्ह का यूज किया, कौन सा है ये, पूर्ण विराम, ठीक, ये लास्ट में पूर्ण विराम, ठीक है। अब देखिए सेंटेंस वही है, केवल विराम चिन्ह हमने बदल दिया, इसका विराम चिन्ह हमने लगा दिया। अब देखिए रोको मत जाने दो, देखिए हमने रोको के बाद क्या किया, ये यहां पर हमने अल्प विराम लगा दिया, समझिएगा, अल्प विराम, बहुत ही थोड़े समय के लिए रुकना अल्प विराम कहलाता है। देखिए रोको मत जाने दो, इसका मतलब क्या, रोको भैया मत जाने दो, मतलब क्या होगा कि उसे रोकना है, जाने नहीं देना है। और वहीं पर दोस्तों सेंटेंस सेम है, मगर हमने क्या किया, जो ये विराम चिन्ह दोस्तों यहां मत के सामने लगा दे, यानी अल्प विराम हमने मत के सामने लगा दिया कि रोको मत जाने दो, यानी उसको चले जाने दो, उसे रोकना मत। देखिए केवल और केवल इस विराम चिन्ह का ही प्रयोग दोस्तों पूरे सेंटेंस का एकदम विपरीत कर दिया। इस वाले का अर्थ हो गया रोकना किसी चीज को, और इस वाले का क्या अर्थ निकला है, जाने दो भैया जाने दो, ठीक है। अब बात समझ गए ना। तो ये चीजें हैं, विराम चिन्ह का बहुत ही ज्यादा प्रयोग अर्थ का अनर्थ कर सकता है दोस्तों, इसीलिए विराम चिन्ह बहुत ही अति आवश्यक है लगाना, ठीक है। तो हम एक एक विराम चिन्ह के बारे में देखेंगे, बिल्कुल अच्छे देखेंगे। तो विराम चिन्ह समझ गए होंगे कि ये क्या करते हैं दोस्तों, किसी भी अर्थवर्थ को एकदम बढ़िया परिपूर्ण कर देते हैं, ठीक है, इसलिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। चलिए थोड़ा हम संक्षिप्त रूप में देखेंगे, फिर उनके बाद थोड़ा सा इसका हम लंबे रूप भी देखेंगे कि कहाँ पे कैसे इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए देखिए अगर हम विराम चिन्ह की बात करते हैं दोस्तों, कामता प्रसाद गुरु जी ने दोस्तों 20 विराम चिन्हों का प्रयोग किया है, बताया कि 20 विराम चिन्ह मुख्यतः हैं, ठीक है। तो पहले देखिए सिंपल से क्वेश्चन यहीं से बन जाते हैं कि आपको विराम चिन्ह पहचानना होता है एग्जाम में, तो ये दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, या फिर इनकी पीडीएफ हम अपने चैनल पर डाल देंगे, जिसका नाम क्या है, ज्ञान, देखिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल, ठीक, ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल, ठीक है। इसका लिंक भी हम नीचे दे देंगे, या फिर डायरेक्ट आप सर्च करके उससे जुड़ सकते हैं, वहां पे आपको ये पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। देखिए पहला है पूर्ण विराम, पूर्ण विराम दोस्तों इस तरह लिखा था, ये है पूर्ण विराम का चिन्ह। देखिए और अर्ध विराम का दोस्तों, देखिए आधा है, पहले आधा
और फिर ये लगा देते, ये अर्ध विराम हो गया। ठीक है, अब देखिए अल्प विराम क्या होता है, एक चिन्ह लगा दे नीचे, केवल नीचे कॉमा, ठीक, तो वो अल्प विराम हो गया। अपूर्ण या फिर उप विराम, दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, आपको बता दें कि ये आपके दोस्तों एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये अपूर्ण या फिर उप विराम होता है दोस्तों। इसको बता दें कि ये दोस्तों आपको मैथ में भी मिलता होगा ना, देखने को मैथ में मिलता है दोस्तों, तो इसलिए इसे कंफ्यूज, रीजनिंग में भी देखने को मिलता होगा ना दोस्तों। तो ये मगर हिंदी में अगर इसकी हम बात करें, इसे अपूर्ण विराम या फिर उप विराम का नाम देते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह बहुत अच्छे से आप इससे जानकारी रखते होंगे। विस्मय बोधक चिन्ह आप जानते होंगे, हे अरे कैसे, है ना, ये सब चीजें विस्मय बोधक होते हैं। ठीक है, उद्धरण या अवतरण दोस्तों इसे याद रखेंगे। देखिए उद्धरण या अवतरण दो प्रकार के होते हैं। एक हो रहा एकहरा उद्धरण, देखिए आपने देखा होगा ऐसे लगता है। ठीक है, क्या लगता है, दिनकर, जैसे हमने लिखा रामधारी सिंह दिनकर, तो दिन कर, तो दिनकर में क्या करें, इकहरा उद्धरण लगाएंगे। ठीक, इकहरा उद्धरण लगाएंगे। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रामधारी सिंह दिनकर, ये उपनाम में दोस्तों लगता है इकहरा उद्धरण। ठीक है, तो अब दोहरा उद्धरण कहाँ लगता है, जैसे महात्मा गांधी ने कहा कि करो या मरो, करो या मरो, तो वहां पे हम दोहरा उद्धरण लगा देते हैं दोस्तों। तो ये चीज समझिएगा, इकहरा उद्धरण होता है, दोहरा उद्धरण होता है, दो तरह के उद्धरण होते हैं दोस्तों। योजक चिन्ह आपको पता है, समास में आप द्वंद्व समास पढ़ते तो योजक चिन्ह का प्रयोग होता है दोस्तों। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं कि दो समानार्थी शब्दों के पुनरुक्त के बीच में कौन सा विराम चिन्ह प्रयोग आता है, तो कौन सा, योजक चिन्ह। और ये क्वेश्चन आपके ग्राम विकास अधिकारी यानी ग्राम पंचायत अधिकारी में पूछा गया क्वेश्चन है कि दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्त के बीच में कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। पुनरुक्त मतलब क्या होता है, जो समान हो दोस्तों, समानार्थी पर्यायवाची शब्दों के बीच में क्या करेंगे हम दोस्तों। ठीक है, तो योजक चिन्ह, विलोम शब्द में योजक चिन्ह, देखिए एक होता है निर्देशक होता है। देखिए योजक चिन्ह और निर्देशक में क्या अंतर होता है दोस्तों, थोड़ा सा योजक चिन्ह से क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, ये चीज याद रखेंगे। अब देखिए हंस पद या त्रुटि बोधक, दोस्तों ये त्रुटि बोधक क्या होता है, इसके बारे में पहले नीचे देखेंगे। त्रुटि क्या होता है, कोई चीज हम भूल जाए, कोई चीज हम लिखना भूल जाए, वाक्य लिखे उसमें कोई चीज हम भूलना लिख जाए। जैसे हम कहते हैं कि मेरा नाम है, मेरा नाम है। ठीक है, मेरा नाम है। अब देखिए हमें याद आया कि हमने तो अपना नाम ही लिखना भूल गए, तो हमें संदीप लिखना है, तो दोस्तों इस पे हम हंस पद लगा देंगे त्रुटिबोधक और यहाँ पे लिख देंगे संदीप, तो मेरा नाम संदीप है। तो ये आपको क्या करता है, जो चीज भूल चुके हैं लिखना, उसको लिखने के लिए दोस्तों इस चिन्ह का प्रयोग हम करके ऊपर लिख सकते हैं। अगला है रेखांकन। रेखांकन क्या होता है दोस्तों, अंडरलाइन। जैसे हमने कह दिया कि महाभारत वेद व्यास द्वारा लिखा गया, वेद व्यास जी द्वारा लिखा गया, तो हमने क्या किया दोस्तों, वेद व्यास, है ना, तो दोस्तों हमें लगा ये इंपॉर्टेंट है, तो इसके नीचे हमने अंडरलाइन कर दी, ये खींच दिया ना, तो वो चीजें क्या होती है, रेखांकन कहलाता है। देखिए लाघव या संक्षिप्त चिन्ह क्या होते हैं, जैसे हमें डॉक्टर लिखना, तो डॉक्टर हम पूरा नहीं लिखते दोस्तों, ऐसे करके ये लगा देते, ये जीरो गुलिंडा टाइप का ना, तो ये होता है दोस्तों लाघव का चिन्ह होता है। जैसे हमें क्या BA लिखना है, तो BA लिख दिया है ना, BA लिख दिया तो BA हो गया ना, तो BA। ठीक है, तो बैचलर ऑफ आर्ट में लिखे हम BA केवल ऐसे लिख देते, तो ये समझ जाइएगा इस तरीके से क्या होता है। देखिए तिर्यक रेखा क्या होता है दोस्तों, या, है ना, तिर्यक रात या दिन, तो आपने कहा रात या दिन दोस्तों। ठीक है, ये हो गया तिर्यक। तुल्यता बोधक क्या होगा, तुल्यता बोधक मतलब बराबर की तुलना, जैसे कह दिया दिन, दिन और वासर, है ना, क्योंकि वासर का दिन का पर्यायवाची क्या है, वासर है, या फिर सूरज और भानु, सूरज बराबर भानु, है ना, तो ये क्या तुल्यता बोधक, दोनों बराबर हो, है ना। और कोष्टक दोस्तों, कोष्टक आप जानते हैं लगभग मूलतः तीन प्रकार को दोस्तों, एक हो गया छोटा कोष्टक, ठीक है, एक हो गया ये बड़ा वाला, और एक होता है इसको हम मंझला बोलते हैं ना, तो ये हो गया कोष्टक, ब्रैकेट होते हैं दोस्तों। ठीक है, और दीर्घ उच्चारण चिन्ह दोस्तों आपको पता है इनका भी प्रयोग करते हैं आप, इनका प्रयोग ज्यादातर आप कहाँ देखते हैं, छंद में देखने को मिलता है। इसका अर्थ होता है दो मात्राएं। ठीक है, और दोस्तों लोप चिन्ह क्या होता है, लोप चिन्ह दोस्तों, ठीक है, लोप चिन्ह क्या होता है दोस्तों, ये चीज आप जानते हैं कि जहां पे कोई चीज छोड़ जाता है कोई चीज के लिए। और देखिए पुनरुक्त सूचक क्या होता है, इसको देख लीजिए, ये हम बताना भूल गए। पुनरुक्त सूचक क्या होता है, जैसे हमने कहा, समझिएगा, जैसे हमने कहा राम घर जाता है, राम घर जाता है, ठीक, जाता है। फिर दूसरा सेंटेंस बोला गया राम खाना खाता है, दोस्तों हम राम की जगह क्या करेंगे, राम ना लिख के दोस्तों ये वाला चिन्ह लगा देंगे, फिर खाना खाता है, इसका मतलब क्या है कि वही शब्द इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों पुनरुक्त सूचक। तो आई होप दोस्तों ये सभी के सभी चिन्ह आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब थोड़ा सा हम इनके बारे में हल्का सा डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए पूर्ण विराम क्या है दोस्तों, पूर्ण विराम। ठीक है, देखिए पूर्ण विराम से क्वेश्चन कई बार पूछेगा, हम क्वेश्चन भी आपको पढ़ के बता देंगे कैसा क्वेश्चन पूछा गया। देखिए पूर्ण विराम का होता है, पूर्ण विराम का अर्थ होता है पूरी तरह रुकना ठहरना, जहां पे वाक्य एकदम खत्म हो जाए, जब एक बात पूरी हो जाए या वाक्य समाप्त हो जाए दोस्तों, वहां पर पूर्ण विराम का चिन्ह लगाते हैं। और पूर्ण विराम का चिन्ह कैसा होता है, ये होता है। ठीक है, एक चीज और बता दें कि पूर्ण विराम एक ऐसा चिन्ह है जो अंग्रेजी में भिन्न है और हिंदी में भिन्न है। देखिए अंग्रेजी में पूर्ण विराम कैसा होता है, ये एकदम ऐसे केवल एक डॉट लगा देते हैं, उसको हम फुल स्टॉप बोलते हैं ना, फुल स्टॉप को हिंदी में पूर्ण विराम बोलते हैं। और केवल यही चिन्ह है जो अंग्रेजी में अलग है और हिंदी में अलग है, बाकी सब सेम ही है। ठीक है, जैसे
पढ़ रहा हूं। अब देखिए पढ़ रहा हूं एक सेंटेंस हो गया दोस्तों, और यहां पे हमने पूर्ण विराम का चिन्ह लगा दिया, मतलब ये सेंटेंस का होगा पूरा होगा। देखिए इसके क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में कि वाक्य को समाप्त करने के लिए जिनका प्रयोग किया था उसे कौन सा विराम चिन्ह कहते हैं। तो वाक्य को समाप्त करने के लिए जिनका प्रयोग किया था उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण विराम। और देखिए यही क्वेश्चन ग्राम विकास अधिकारी में किस तरह पूछा गया कि जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाए, वहां किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो वहां भी दोस्तों विराम चिन्ह का ही प्रयोग करते हैं, पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं दोस्तों, कि जहां पर वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले और विराम के तार टूट जाए दोस्तों, वहां पर हम ये इसका प्रयोग करेंगे दोस्तों। ठीक है, दूसरा है अल्प विराम। अल्प विराम का तो दोस्तों थोड़ी समय के लिए रुकना। देखिए जहां थोड़ी देर के लिए रुकना पड़े, क्या, जहां थोड़ी देर के लिए रुकना पड़े दोस्तों, वहां अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। क्या, वहां पे अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। देखिए अर्थात एक से अधिक वस्तुओं को दर्शाने के लिए हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। देखिए अल्प का अर्थ होता है थोड़ा, और विराम का अर्थ होता है विश्राम करना, जहां पर थोड़ी सी विश्राम की जाए। देखिए बातचीत करते समय अथवा लिखते समय हम बहुत सी वस्तुओं का वर्णन एक साथ करते हैं, तो उसके बीच बीच में अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। देखिए जैसे भारत में गेहूं, चना, बाजरा, मक्का आदि बहुत सी फसलें उगाई जाती है दोस्तों, तो हम देखिए अब गेहूं, चना, बाजरा एक में थोड़ी मिक्स करेंगे, इनके बीच में हम अल्प विराम का प्रयोग कर देंगे। जैसे कह देगा कि राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ये सब क्या है दोस्तों, भाई भाई हैं। ठीक है, तो वहां पे हम इनका प्रयोग करते हैं, बहुत जगह इनका प्रयोग करते हैं, मगर हम ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे। जैसे संख्या लिखते समय, अब देखिए संख्या ऐसे थोड़ी लिखेंगे 1 2 3 4 इस तरह लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 123 हो जाएगा। इसीलिए इनके बीच में भी हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं दोस्तों, और बहुत जगह करते हैं, मगर हम ज्यादा नहीं देखेंगे। जो इंपॉर्टेंट है केवल हम वही देखना चाहते हैं, वीडियो को लंबा नहीं करना चाहते हैं, बस ये हमारा मकसद है। ठीक है, चलिए उपविराम देखते हैं दोस्तों। उपविराम, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि उपविराम ये कौन सा चिन्ह है दोस्तों, तो इसे आप उपविराम या फिर अपूर्ण विराम कह सकते हैं। समझिएगा, जब किसी शब्द को अलग दर्शाया जाता है तो उस पर उपविराम चिन्ह लगाया जाता है या फिर अपूर्ण विराम चिन्ह लगाया जाता है। अर्थात देखिए, अर्थात थोड़ा गलत लिख गया है, जहां पर किसी वस्तु या विषय के बारे में बताया जाए वहां पर उपविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए श्री कृष्ण के अनेक नाम, अब देखिए अनेक नाम के बाद हमने क्या लिखा दोस्तों, ये उपविराम लगा दिया। कौन कौन से नाम हो गए, मोहन, श्याम, मुरली और कान्हा। देखिए जैसे ऐसे भी होता दोस्तों कि बाहुबली, बाहुबली जैसे मूवी में होता नहीं, बाहुबली, और फिर ऐसे लगा दिया एक घटना, है ना, एक घटना, या फिर कुछ भी ऐसे करके लिखते हैं, तो ये दोस्तों आपका कौन सा चिन्ह होता है, उपविराम होता है। ठीक है, समझ गए होंगे बिल्कुल अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए आगे देखते हैं, अर्धविराम का होता है दोस्तों। अर्धविराम समझिए, देखिए पूर्ण विराम से कुछ कम, समझिएगा, जहां पे पूर्ण विराम मतलब एकदम रुक जाना, तो उससे थोड़ा सा कम रुकना, और अल्प विराम से थोड़ा ज्यादा रुकना। देखिए ये अल्प विराम है, फिर आएगा आपका अर्धविराम, और फिर आएगा ये पूर्ण विराम। देखिए पूर्ण विराम से थोड़ा कम और अर्धविराम से थोड़ा ज्यादा देर तक रुकना ही अर्धविराम कहलाता है। ठीक है, मतलब कि सॉरी, देखिए पूर्ण विराम से थोड़ा कम और अल्प विराम से थोड़ा ज्यादा समय तक रुकना ही क्या होता है, अर्धविराम कहलाता है। या फिर कह सकते हैं कि एक वाक्य या वाक्यांश के साथ दूसरे वाक्य या वाक्यांश का संबंध बताते हैं, वहां पर हम अर्धविराम का प्रयोग करते हैं दोस्तों। जैसे समझिएगा, जैसे दोस्तों सूर्यास्त हो गया, लालिमा का स्थान कालिमा ने ले ली। दोस्तों देखिए सूर्यास्त हो गया, देखिए एक सेंटेंस हो गया पूरा, एक सेंटेंस अलग है, और लालिमा का स्थान कालिमा ने ले लिया दोस्तों, ये एक अलग सेंटेंस। तो इसलिए हमने इन दोनों को न जोड़ते हुए दोस्तों हमने क्या किया कि अर्धविराम का प्रयोग कर दिया। तो अर्धविराम कैसे होता है दोस्तों, देखिए आधा हो जाएगा ये आधा ना, ऐसे याद कर लेंगे, ये आधा अर्धविराम हो जाएगा। ठीक है, अगला है योजक चिन्ह। देखिए यहां से क्वेश्चन आपको पूछाते हैं। देखिए योजक चिन्ह दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक, दो शब्दों के परस्पर संबंध स्पष्ट करने के लिए, जिन्हें हम जोड़कर लिखने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे देखिए जीवन में सुख दुख तो चलता ही रहता है दोस्तों, सुख और दुख क्या है दोस्तों, ये दोनों समान शब्द है दोस्तों। ठीक है, ये विपरीत शब्द है, विपरीत शब्द में प्रयोग करते हैं। रात दिन परिश्रम करने पर ही सफलता मिलती है दोस्तों। देखिए ये क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तो ये हम बता दें कि कई बार पूछे गए ऐसे क्वेश्चन। और दोस्तों क्या कैसे पूछा था दोस्तों, तो सीधा पूछ लेंगे कि योजक चिन्ह क्या होता है, या फिर पूछते हैं दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्त के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो आपको बता दें किसका करते हैं, तो योजक चिन्ह का ही करते हैं। ठीक है, और दोस्तों यही वनरक्षक में कैसे पूछा गया था कि संज्ञा की द्विरुक्ति हो तो उनके बीच में कौन सा चिन्ह प्रयोग करते हैं। संज्ञा जैसे कहते हैं राम राम, राम राम के बीच में कौन सा चिन्ह करेंगे, तो यही करेंगे, है ना। तो ये चीजें किसी चीज के द्वित्व होना है, मतलब दोबारा आना, या फिर विपरीत शब्द या फिर पर्यायवाची शब्द के बीच में हम इनका प्रयोग करते हैं। किसका दोस्तों, तो योजक चिन्ह का। समझ रहे होंगे बिल्कुल अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब देखते हैं कोष्टक। दोस्तों कोष्टक क्या होता है, ब्रैकेट। हमने बताया ब्रैकेट तीन प्रकार के होते हैं, एक ये होता है, एक ये होता है, और एक ये होता है मंझला ब्रैकेट। ठीक है, तो दोस्तों देखिए वाक्य के बीच में आए शब्द अथवा शब्दों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोष्टक का प्रयोग करते हैं। अर्थात कोष्टक
चिन्ह का प्रयोग अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए, क्या और अधिक स्पष्ट करने के लिए अथवा करने के लिए शब्द अथवा वाक्यांश को कोष्टक के अंदर लिखकर किया जाता है। देखिए समझिएगा, जैसे आप कभी कोई संवाद देखते हैं, जैसे नौटंकी हो गया, रामलीला हो गया, तो उसमें दोस्तों उनको लिखा जाता है ब्रैकेट में। जैसे मान लिया कि आप रावण का रोल अदा कर रहे हैं, ठीक है, रावण का रोल अदा कर रहे हैं, तो देखिए आपको कह जाएगा कि रावण रावण, ठीक है। अब रावण बोलेगा सीता से कि मान ले कुछ भी बोला कि हे माते कहाँ हो, हे माते, है ना। तो दोस्तों अब बीच में लिख दिया कि भैया कैसे बोलना इसको, इसकी रूपरेखा कैसे, तो इसमें लिख देंगे कि हंसते हुए, है ना। अब हंसते हुए रावण बोलेगा, ये पाठ जो पढ़ेगा वो हंसते हुए पढ़ेगा, ऐसा थोड़ी ना। या फिर सीता बोलेगी हे प्रभु मुझे बचा लो, तो दोस्तों ऐसे थोड़ी बोल देंगे, उसमें क्या किस तरह बोलना है उसको, तो ब्रैकेट में लिख देंगे कि रोते हुए, सीता माता रोते हुए ना। तो ये सब चीजें ऐसे प्रस्तुत की जाती हैं, वहां पे हम कोष्टक का चिन्ह कहते हैं। देखिए जैसे अध्यापक निकल जाओ कक्षा से, है ना, अध्यापक क्या बोला, निकल जाओ कक्षा से, मगर अब कैसे बोला, उसकी क्रिया का प्रतिक्रिया कैसी है, तो चिल्लाते हुए। इसको हम पढ़ेंगे नहीं दोस्तों, इसको हमें केवल देखना होता है कि ये भावनाएं कैसी हैं, भाव कैसा है इसका, ठीक है, वो चीजें। अब देखिए विश्वामित्र क्रोध से कांपते हुए ठहर जा, तो विश्वामित्र क्या बोलते हैं, ठहर जा, किस तरह से क्रोध से कांपते हुए बहुत तेजी से ना। तो वो चीजें ये बोल ही नहीं जाएंगे दोस्तों, इसको केवल आप समझना है, ठीक। तो ये चीज होता है। देखिए पदलोप चिन्ह क्या है, पदलोप चिन्ह दोस्तों, जब वाक्य या अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखना हो तो लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम ने मोहन को गाली दी दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए कुछ शब्द हमने छोड़ दिया, मैं सामान उठा लूंगा, पर दोस्तों ये देखिए हमने छोड़ दिया यहाँ पर, ठीक है। इसके आगे आपको समझ लेना है, ठीक है। तो ये हो गया लोप चिन्ह। चलिए आगे देखते हैं रेखांकन चिन्ह। दोस्तों क्या होता है रेखांकन चिन्ह, देखिए रेखांकन का था अंडरलाइन बोलते हैं इसको, ठीक है, नीचे लगाया था। देखिए वाक्य में महत्वपूर्ण पद शब्द या फिर वाक्य रेखांकित कर दिया जाता है। जैसे गोदान उपन्यास प्रेमचंद्र द्वारा लिखित सर्वश्रेष्ठ कृति है दोस्तों, तो हमने क्या किया, गोदान के लगा, हमें इंपॉर्टेंट लगा, इसके नीचे हमने अंडरलाइन कर दिया, यानी कि रेखांकन का चिन्ह यूज कर दिया दोस्तों, ठीक है। चलिए अब लाघव चिन्ह क्या होता है, लाघव शब्द या फिर संक्षिप्त, लाघव चिन्ह या फिर संक्षिप्त चिन्ह भी इसको हम कहते हैं। देखिए क्या करता है, किसी चीज को छोटा कर देता है। देखिए किसी बड़े या प्रसिद्ध शब्दों को संक्षेप में लिखने के लिए उस शब्द का पहला अक्षर लिखकर उसके आगे ये शून्य जैसा लगा देते हैं, इस शून्य को ही लाघव चिन्ह कहते हैं। जैसे हमें डॉक्टर लिखना है, तो डॉक्टर दोस्तों हम कैसे लिखते हैं, पूरा डॉक्टर न लिख करके दोस्तों ऐसे लिख देते हैं, इसका मतलब ही हम डॉक्टर समझ लेते हैं। जैसे पंडित लिखना है तो ऐसे लिखते हैं दोस्तों, पंडित समझ लेते हैं ना। तो ये सब चीजें क्या है दोस्तों, ये लाघव हैं, ठीक है। यही क्या है दोस्तों, आपका विराम चिन्ह है, संक्षिप्त विराम चिन्ह। देखिए आदेश चिन्ह क्या होता है दोस्तों, आदेश चिन्ह या फिर विवरण चिन्ह। देखिए आदेश या विवरण चिन्ह क्या होता है कि देखिए इस तरह से बनाया था आपने, देखो सजावट जैसा होता है मगर सजावट नहीं होता, ठीक है। एक दोस्तों ठीक है, ये उपविराम और एक योजक चिन्ह का प्रयोग करके इनको बनाया जाता है। देखिए किसी विषय को क्रम में से लिखने तो विषय क्रम व्यक्त करने के पूर्व आदेश चिन्ह का प्रयोग किया था। जैसे हमने कहा कि वचन के दो भेद हैं, तो दोस्तों इसका हम लगाते हैं एक वचन और दो वचन, मतलब इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, जब किसी चीज का हम उसके बारे में बताते हैं, ठीक है। चलिए विस्माद बोधक चिन्ह आपको पता है दोस्तों, विस्मय के जगह कहीं पर दोस्तों देखिए विस्माद बोधक चिन्ह का प्रयोग वाक्य में हर्ष, विषाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय आदि का बोध कराने के लिए, अर्थात इसका प्रयोग अव्यय शब्द से पहले किया था दोस्तों। एकमात्र यह अव्यय है जिसका प्रयोग सबसे पहले किया था दोस्तों, ठीक है। तो देखिए जैसे अरे क्या हो गया, हाय राम कैसे हो गया ना, तो ये चिन्ह जहां पे लगेगा दोस्तों वो विस्मादि का ही बोध कराता है। अगला है प्रश्नवाचक चिन्ह, इसके बारे में आप जानते होंगे, प्रश्न पूछने का बोध करता है दोस्तों, ठीक है। प्रश्नवाचक चिन्ह के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, अर्थात जब किसी वाक्य में सवाल पूछे जाने का भाव उत्पन्न हो तो उस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया था। यह है प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग। देखिए बातचीत के दौरान जब किसी से कोई बात पूछी जाती है अथवा कोई प्रश्न पूछा था तो वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह क्या खा रहा है दोस्तों, तो यहां पर उससे हम पूछ रहे इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे दोस्तों। अगला है अवतरण या उद्धरण चिन्ह दोस्तों। अवतरण या उद्धरण चिन्ह आप समझ रहे होंगे दोस्तों, ये दो प्रकार के होते हैं। अवतरण या उद्धरण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है इकहरा उद्धरण, क्या इकहरा उद्धरण, और दूसरा होता है दोहरा उद्धरण। देखिए इकहरा उद्धरण कैसा होता है, तो दोस्तों ये एक लगता है, एक एक लगता है। जैसे हमने कहा कि रामधारी सिंह दिनकर, तो दोस्तों दिनकर क्या है, उनका उपनेम है, ठीक है। तो हमने दिनकर को इकहरे उद्धरण के अंतर्गत बंद कर दिया। और मान लिया किसी का वाक्य होगा कि तुम मुझे खून दो, सुभाष चंद्र बोस ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, क्या तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा दोस्तों। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, डबल इन्वर्टेड कामा, यानी कि हम दोहरे उद्धरण के अंतर्गत रखेंगे। समझिएगा क्या होता है, किसी की कही हुई बात को उसी तरह प्रकट करने के लिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया था। देखिए ये और कहां यूज होता है, तो महत्वपूर्ण कथन हो गया,
कहावत हो गया, संधि आदि को उद्धत करने के लिए दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते। जैसे तुलसीदास ने कहा है, सत्य कहा है कि पराधीन सपने सुख नाही। दोस्तों तो देखिए इसको, ये क्या है, एक किसी का वाक्य है, कथन है, इसलिए इसको हमने डबल दोस्तों दोहरा उद्धरण में ढक दिया है। ठीक है, एक होता पुनरुक्त सूचक चिन्ह। देखिए पुनरुक्त सूचक चिन्ह का प्रयोग कैसे होता है, इस तरह से होता है का प्रयोग ऊपर लिखे किसी वाक्य के अंश को दोबारा लिखने से बचने के लिए क्या चाह, जैसे कि हमने कहा राम रामो रामा, फिर रामम रामो रामा रामान। ठीक, तो देखिए रामो को हमने दोबारा नहीं लिखना था, इसीलिए इसके नीचे हमने ऐसा चिन्ह बना दिया। इसका मतलब क्या, यहां पे रामो शब्द आएगा दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल अच्छे समझ गए होंगे। अगला है क्या दोस्तों, अगला क्या है कि दीर्घ उच्चारण चिन्ह। क्या, दीर्घ उच्चारण चिन्ह। समझिए जब वाक्य में किसी विशेष शब्द के उच्चारण में अन्य शब्दों की अपेक्षा अधिक समय लगता है, वहां पर दीर्घ उच्चारण चिन्ह इस तरीके का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक है, आपने इसको देखा होगा छंद में इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए इसका मतलब हो तो दो मात्राएं, देखिए लघु और गुरु, तो गुरु ही को ही हम दीर्घ बोलते हैं। चलिए अगला है तुल्यता सूचक चिन्ह। क्या, तुल्यता सूचक चिन्ह। देखिए तुल्यता सूचक चिन्ह क्या होता है, वाक्य में दो शब्दों की तुलना या बराबरी करने से तुल्यता सूचक चिन्ह का प्रयोग किया था दोस्तों। क्या करते हैं, जब दो चीजों में बराबरी या फिर दोस्तों तुलना करते हैं तो अब हम तुल्यता सूचक का चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे अच्छाई और बराबर बुराई, दोस्तों ये क्या करें, इनमें हम तुल्यता सूचक चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब अगला है विस्मरण या फिर त्रुटि पूरक चिन्ह, जिसको हम दोस्तों विस्मरण या फिर त्रुटि पूरक चिन्ह या फिर इसको हम काक पद बोलते हैं ना। तो ये चीजें क्या है दोस्तों, किसी चीज को भूल जाना। देखिए विस्मरण चिन्ह का प्रयोग लिखते समय किसी शब्द को भूल जाने पर किया जाता है। जैसे कहा गया राम जाएगा, राम जाएगा दोस्तों। अब देखिए कहाँ जाएगा ये नहीं पता था, तो हमें बाद में पता चला कि राम लखनऊ जाएगा, ये लिखना था लखनऊ, तो लखनऊ लिखना भूल गए, तो हम इस चिन्ह का प्रयोग करके हम लिख देंगे राम लखनऊ जाएगा। तो ये सेंटेंस अब जाके कंप्लीट हो गया दोस्तों। अगला है निर्देशन चिन्ह। देखिए निर्देशन चिन्ह का प्रयोग विषय, विवाद संबंधी शीर्षक, शीर्षक के आगे उदाहरण के पश्चात कथन के नाम के आगे किया। जैसे रामचंद्र ने कहा, अब देखिए कहा क्या कहा, तो ये हमने यहाँ पे क्या निर्देशन का चिन्ह का प्रयोग करेंगे, तो सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए दोस्तों। तो ये क्या है दोस्तों, निर्देशन का चिन्ह है। ठीक है, निर्देशक का चिन्ह है, तो समझिएगा बिल्कुल अच्छे से, आपको बहुत ही समझ में आएगा दोस्तों। और आपको बता दें कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और आपको बता दें हमारी क्या है 3 ई बुक है दोस्तों, इन्हें आप अगर परचेस करना चाहते परचेस करते हैं। एक है हिंदी साहित्य इतिहास दोस्तों, ये देखिए पीडीएफ के रूप में आपको मिलेगी दोस्तों। ये 50 रुपए इसका मूल्य है और 25 रुपए दोस्तों इसका मूल्य है हिंदी भाषा की बोलियों का। और दोस्तों एक है पूरी हिंदी की दोस्तों, जो चीज हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसमें आपको वर्णमाला, विकारी, अविकारी सब कुछ मिल जाएगा दोस्तों। इसका 50 रुपए मूल्य, यानी तीनों अगर बुक खरीदना चाहते हैं तो 125 रुपए आपको सेंड करने होंगे दोस्तों। और ये पीडीएफ के रूप में आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी दोस्तों। देखिए ये हमारा क्या है मोबाइल नंबर, इस पर आप स्क्रीनशॉट भेज के हमसे प्राप्त कर सकते हो दोस्तों। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा, क्योंकि इस पर आपको बहुत सारे नोट्स पहले से उपलब्ध मिलेंगे और भी हम डालते रहते हैं इस पर, तो आपको यहाँ पर सबसे पहले अपडेट मिलती रहेगी दोस्तों। तो चलिए, अगर देखिए आपको चैनल पसंद, मतलब वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब नहीं करते बहुत कुछ खो रहे हैं अपने आप से दोस्तों। तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।